स्टार्ट करें यार। इसमें सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन थर्मोमीटर पे आ चुका है, तो आप हमें ये बताओ कि थर्मोमीटर्स में जो रिलेशंस होते हैं सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट वाली, उनका आइडिया है हम लोग को? जैसे अगर Yes, sir. पूछा जाए कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट yes. को सेल्सियस में कितना होगा ये? 30 Fahrenheit is equals to 9/5 T Celsius plus 32. हाँ, और ये कैसे डिराइव होता है ये पता है? Yes, sir. बताना बच्चा थोड़ा सा। मेथड ऑफ डेरिवेशन क्या है इसका? Sir, upper minus lower upon में sir lower minus given temperature. Yes, sir. ठीक है, बेसिकली ये कहता हूँ ना, जो एक्चुअली थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे थर्मोमीटर कैलिब्रेशन इसका बता दे रहे हैं, 2-3 मिनट का काम है। जैसे इसमें मर्करी थर्मोमीटर होता है, तो मर्करी थर्मोमीटर को क्या करा जाता है कि मर्करी वाला अगर थर्मोमीटर है तो सबसे पहले क्या करते हो, उसको आप एक आइस टब में डाल देते हैं। सबसे पहले उसको आइस टब में डालो। आइस टब का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें मर्करी जहां तक जाएगा, मतलब जिस हाइट तक मर्करी राइज करेगा, किसी न किसी हाइट तक राइज करेगा, वहां पर आप 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर देते हो। फिर उसी मर्करी थर्मोमीटर को, सेम मर्करी थर्मोमीटर को कहा जाता है कि बॉइलिंग वाटर में डाल दें। जैसे आइस टब में डाला, उसके बाद इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दें। तो बेसिकली बॉइलिंग वाटर का मतलब हो गया ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मर्करी की हाइट कुछ बदल जाती है, मर्करी ज्यादा हाइट तक चली जाती है, और जिस हाइट तक मर्करी जाती है उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस वहां पर लिख देते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग यहाँ पर एक मार्क बना देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का मार्क बना देते हैं, और फिर एक 100 डिग्री सेल्सियस का मार्क बना देते हैं, और उसके बाद इस थर्मोमीटर को बाहर निकाल करके और इन दो मार्क के बीच में 100 डिविजन्स बना देते हैं। तो इस तरीके से थर्मोमीटर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि पहले आप उसको आइस टब में डालो, जहां तक मरकरी आपको दिखे उसमें ग्लास के ऊपर मार्कर से, ब्लैक मार्कर से 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो। फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। फिर जहां तक मरकरी जाए वहां पर ग्लास के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। उसके बाद मरकरी इस थर्मोमीटर को बाहर निकालते हो और इन दोनों मार्क्स के बीच में 100 डिविजन्स बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। तो ये हमारा सेल्सियस वाले कंसेप्ट पे होता है। इसमें 100 डिविजन्स बनाते हैं, 100 डिविजन्स बिटवीन द टू मार्क्स। फ़ारेनहाइट वाले में क्या करते हैं उसमें भी यही काम करते हैं। फ़ारेनहाइट में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हो। उसमें क्या करते हो, मरकरी को फिर से डिप करते हो अगेन आइस टब में। लेकिन अब की बार इस आइस टब में 0 डिग्री सेल्सियस की जगह इसकी एक लोवेस्ट वैल्यू मानी जाती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो उसमें फिर मरकरी को आप देखते हो कहाँ तक गया, और वहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देते हो, क्योंकि और फिर बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर को फ़ारेनहाइट स्केल में कितना माना गया है, कुछ है पता है आपको? बॉइलिंग वाटर को मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर 212, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपने मरकरी को डाला। फिर मरकरी जिस हाइट तक जाएगा वहां पर उसके बाहर, ट्यूब के बाहर 212 लिख दीजिए, और उसके बाद इनके बीच में 180 डिविजन्स बना देते हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीजें सेम है ना, बिकॉज ये भी आपका आइस टब है, ये भी आइस टब है। ओनली डिफरेंस की सेल्सियस में इसको 0 कह रहे हो और फ़ारेनहाइट में इसको 32 कह रहे हो। ये बॉइलिंग वाटर है तो ये भी बॉइलिंग वाटर है। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट माने जाते हैं।
और ये जो लेंथ होती है एक्चुअली जो बेसिक्स है वो यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जो हाइट होती है, ये हाइट मतलब मरकरी का ये लेवल और मरकरी का ये लेवल के बीच में जो हाइट है, और मरकरी के यहाँ वाले लेवल में और मरकरी के यहाँ वाले लेवल में जो हाइट है, वो दोनों हाइट सेम आनी चाहिए। तो जितनी हाइट में यहाँ 100 डिविजन्स हैं, उतनी हाइट में यहाँ 180 डिविजन्स है। तो इसी से आप एनालॉग निकालते हो। ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर कोई हाइपोथेटिकल थर्मोमीटर क्रिएट करने को कहा जाए तो हमें डेरिवेशंस पता होनी चाहिए। सपोज ये टोटल लेंथ एल है, मान लीजिए कि टोटल लेंथ एल है, तो ये भी टोटल हाइट आपकी एल ही रहेगी। इसके एल डिविजन्स में, इसके एल लेंथ में 100 डिविजन्स हैं, इसमें एल लेंथ में 180 डिविजन्स हैं। तो इससे एच हाइट ऊपर कितने डिग्री सेल्सियस कहा जाएगा? अगर मान लें कि ये टोटल लेंथ हमारी एल है, तो एच हाइट ऊपर कितने डिग्री सेल्सियस बन रहा होगा? तो अगर एल एच डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर एल लेंथ में 0 से 100 हो जा रहा है, तो एच लेंथ में कितना होना चाहिए? तो आंसर शुड बी 100 100 by L into वैल्यू, H। टॉप वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, और ये डिफरेंस एल लेंथ में आ रहा है, तो दिस डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल और मल्टीप्लाइड बाय इस एच को कर दे, तो ये टेम्परेचर यहाँ पर माना जाएगा। मतलब दिस इज टी डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इसको इस तरीके से देख सकते हो। अगर इस सेकंड वाले में अगर मैं एच डिस्टेंस ऊपर देखना चाहूँ कि एच डिस्टेंस ऊपर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, एच डिस्टेंस ऊपर, तो इसमें भी 32 और 212, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मरकरी का जो लेवल है और 212 पर जो मरकरी का लेवल है, इन दोनों लेवल के बीच में डिस्टेंस इसमें भी एल ही है। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि इस एल लेंथ में 180 डिवीजन है, तो इसमें एच हाइट ऊपर अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट देखते हो, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या बन रही होगी? नाउ टॉप वैल्यू 212 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 32 अपॉन टोटल लेंथ एल एंड एच डिस्टेंस में जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय एच, ये इतने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। यस सर। और प्लस क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये डिफरेंस निकालते हैं। 212 माइनस 32 का मतलब टॉप वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस है। तो इसे यूनिटरी मेथड से क्या निकालते हैं? एच हाइट ऊपर जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में और लोवेस्ट वैल्यू 32, डिफरेंस निकाल लो आप। मतलब एच हाइट पर जो टेम्परेचर है उसमें और 32 में डिफरेंस, मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअल टेम्परेचर, दिस इज बेसिकली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। और यहीं से रिलेशन बन जाएगा यार, दैट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इस माइनस 32 को राइट साइड भेज देते हैं तो बिकम 32 प्लस ये जो एच बाई एल है, इसको डिग्री सेल्सियस वाले से निकालो, तो एच बाई एल फ्रॉम द डिग्री सेल्सियस वाले से देखेंगे, तो ये टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू फॉर एच बाई एल, टी डिग्री सेल्सियस बाय 100, तो दिस इज टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, दिस वैल्यू ऑफ एच बाई एल इंटू 212 माइनस 32, तो ये अपना 180 बाई 100 9/5 आ जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आया डेरिवेशन समझ में? ये यस सर। यस सर। डिग्री फ़ारेनहाइट इज 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये डेरिवेशन आता है तो आप किसी भी थर्मोमीटर को कैलिब्रेट कर सकते हो और किसी भी डिफरेंट यूनिट पे निकाल सकते हैं इसको। जैसे कि
प्रोसेस ध्यान रखो, प्रोसेस याद रहेगा तो आप रिलेशन भूल भी जाओगे तो डिराइव कर लोगे। जैसे मान लो कि एक नया थर्मोमीटर बन के आ रहा है कहीं मार्केट में, एक नया थर्मोमीटर आया जिसमें आइस के टेम्परेचर को नया थर्मोमीटर है जिसकी यूनिट्स, सपोज दैट इसकी यूनिट डिग्री वाई के फॉर्म में कोई यूनिट बन रही है इसकी, और इस नए थर्मामीटर में जो आइस है उसका टेम्परेचर सपोज दैट -30 डिग्री वाई है, और इस नए थर्मोमीटर में बॉइलिंग वाटर जो है वो सपोज दैट 150 डिग्री वाई है। सो a temperature of 70 degree Y is equivalent to fill in the blanks how many degree Celsius। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इस टाइप के थर्मोमीटर में अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर होगा वो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है यार कि 30 जो आइस और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर्स किसी भी थर्मोमीटर के किसी भी यूनिट में दिए जाएं, किसी भी थर्मोमीटर में आइस और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर्स के बीच में जो मरकरी कॉलम की लेंथ बनेगी, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम बिटवीन द टू टेम्परेचर्स, वो एल मान लें अगर, तो एच हाइट पर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एच हाइट पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एट एच हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, तो 150 बॉइलिंग वाटर -30 आइस, इन दोनों में डिफरेंस हो गया 180 का। अच्छा, साथ में ये भी कहा जाएगा आपको, सॉरी एक चीज बताना भूल गए, आइस और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर के साथ में आपसे ये भी कहा जाएगा कि इसके अंदर मान लेते हैं 80 डिविजन है, इस थर्मोमीटर में 80 डिविजन बनाए गए। तो पूरा प्रोसेस समझो, टॉप टेम्परेचर और बॉटम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है 150 डिग्री वाई -30 डिग्री वाई, ये डिफरेंस अगर एल लेंथ के ऊपर है तो एच लेंथ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बट अगेन ये टेम्परेचर नहीं है, वी आर जस्ट फाइंडिंग द डिफरेंस फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू। तो ये डिफरेंस होगा, दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट एच हाइट, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट एच हाइट विद द लोवेस्ट टेम्परेचर। मतलब ये चीज टेम्परेचर इन डिग्री वाई -30, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे बन जाएगी एक इक्वेशन। और वही सेल्सियस स्केल में जब जाओगे तो सेल्सियस स्केल में आइस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, सर उसके डिफरेंस में पॉजिटिव साइन नहीं आ जाएगा सर, उधर नेगेटिव पे है यस ना। सर, यहाँ गड़बड़ हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा। आंसर 125 आ रहा है। कैसे? और इसको सेल्सियस वाले से कंपेयर, जैसे अभी हमने फ़ारेनहाइट का डेरिवेशन किया था, बिल्कुल वही डेरिवेशन करनी पड़ेगी। हाँ सही है, आपका आंसर मेरे ख्याल से सही है। इसको कहाँ यूज करेंगे, ये जो 80 डिविजन कहे गए इसका यूज कहाँ पे होगा? तो वो मतलब 100 उसमें होते हैं सेल्सियस स्केल में, और इसमें 80 है तो अपॉन में डिवाइड कर देंगे सर इसको, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ठीक है, जरा बताओ एक बार सॉल्व करके सब लोग क्या फाइनल आंसर बताना। इसी कन्वर्जन फैक्टर से क्या आएगा, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था कि टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज 32 + 9/5 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसी को समझ जाओगे तो भी आप कर लोगे। तो टेम्परेचर सिमिलर प्रोसेस है, टेम्परेचर इन डिग्री वाई विल बी, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल का लोवेस्ट टेम्परेचर है,
तो जिस नई स्केल की बात कर रहे हैं उस नई स्केल का लोएस्ट टेम्परेचर -30। सेम प्रोसेस चलेगा ना। 9/5 का टर्म कहाँ से आया था? 9/5 का टर्म बना था 180/100 से, जिसमें 180 आपके फ़ारेनहाइट स्केल के डिवीजन हैं और 100 डिग्री सेल्सियस वाले डिवीजन हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर आएगा, वाई वाली स्केल के डिवीजन्स अपॉन सेल्सियस वाली स्केल के डिवीजन्स and then temperature in the degree Celsius. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इन द डिग्री वाई यूनिट इज -30 प्लस 4/5 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये चीज हमें, अगर इसकी वैल्यू हमें 70 दी जा रही है, अगर इसकी वैल्यू 70 दी जा रही है, तो इट इज 70 + 30 100 और इंटू 5/4। सही आंसर था 125 डिग्री सेल्सियस। वही 70 डिग्री वाई विल बी इक्वल टू 125 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली मेंस में, इसलिए करवा रहे हैं। ये समझ पाओगे? इसी को हर जगह यूज कर लोगे कैसे करना है? मतलब 32 की नंबर बदलते रहो आप, जो भी नई स्केल है लेफ्ट साइड का उसका लोवेस्ट टेम्परेचर रखिए और यहाँ पर डिवीजन का रेशियो रखना है। लेफ्ट वाली स्केल के डिवीजन को न्यूमरेटर में और सेल्सियस वाली स्केल के डिवीजन को डिनोमिनेटर में। यस सर। इसको फ़ारेनहाइट में बताना होता तो मान लो अगर यही क्वेश्चन होता कि 70 डिग्री वाई कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, सर वो ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लेते। मतलब कि पहले सेल्सियस में निकाल लेंगे उसके बाद ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। यस सर। ठीक, चलो ये तो हो गया टेम्परेचर का थर्मोमीटर कैलिब्रेशन। इसके बाद में यार इसमें देखो ये टॉपिक बड़ा है, ये तो एक अलग से टॉपिक पढ़ा दिया हमने। तो इसमें मेनली आपको थर्मल फिजिक्स में जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ना इफेक्ट ऑफ हीट देखने हैं। सबसे पहले आप इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ोगे, देन आप पढ़ोगे कॉज, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जाकर के वो थर्मोडायनेमिक्स। तो इफेक्ट ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो पहले तो इफेक्ट ऑफ हीट वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे कि इफेक्ट ऑफ हीट अगर आप सॉलिड्स में देखोगे तो सॉलिड में हीट का इफेक्ट, सॉलिड्स में हीट के कई सारे इफेक्ट मिलते हैं आपको। जैसे पहला इफेक्ट मिलता है सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि अगर सॉलिड को हीट किया जाए तो उनके साइज चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हीट गिवन टू द सॉलिड। सेकंड इफेक्ट है अगर हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है उसमें, कैलोरीमेट्री, जिसमें मास और स्पेसिफिक हीट की बात की जाती है। सॉलिड को हीट करने पर एक और प्रोसेस हो सकता है चेंज ऑफ फेज हो जाए। चेंज ऑफ फेज का मतलब कि अगर वो आइस है तो वाटर बन सकती है, वाटर है तो स्टीम बन सकता है। तो ये दोनों, पहला वाला थर्मल एक्सपेंशन पढ़ोगे आप, उसके बाद ये दोनों आपके कैलोरीमेट्री वाले पार्ट हो जाते हैं। वहीं पर अगर लिक्विड्स को हीट करने पर क्या क्या इफेक्ट बन सकते हैं आपको, अगर किसी लिक्विड में हीट डाली जाए तो क्या क्या होगा उसमें, उसमें भी सिमिलर इफेक्ट्स होंगे। लिक्विड्स को हीट करने पर वो थर्मली एक्सपैंड हो जाते हैं, लिक्विड को हीट करोगे तो उसमें भी टेम्परेचर बदलता है, लिक्विड को हीट करने पर वो भी फेज चेंज करते हैं। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स ये हमारे हीट करने का इफेक्ट होता है कि अगर सॉलिड और लिक्विड को हीट करेंगे तो ये तीन फिनोमेना मिलेंगे। पहला थर्मल एक्सपेंशन है, बाकी ये दोनों आप पढ़ोगे इन अ कॉमन चैप्टर कैलोरीमेट्री। लेकिन अगर हम गैसेस को हीट करें तो उनमें क्या क्या होता है? अगर आप गैसेस को हीट प्रोवाइड करो, किसी आइडियल गैस को हीट दे, तो उसमें उस गैस में क्या क्या इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकते हैं? तो नंबर 1
गैसेस में हीट डालने पर उनका भी एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन वहां भी मिलेगा आपको, मतलब ये कॉमन फिनोमिना है। कैलोरीमेट्री वहां भी आएगा, बट वहां सिर्फ चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा, क्योंकि गैस का फर्दर फेज चेंज नहीं होगा ना, गैस गैसेस फॉर्म में है, उसको हीट करेंगे तो अब कहाँ जाएगा वो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैसेस, और आइडियल गैसेस में फेज चेंज हम मानते नहीं है। मतलब अगर वो गैस है तो चाहे जितनी मर्जी हीट दो आप उसको, वो गैस गैस ही रहेगी, वो गैस लिक्विड नहीं बन जाएगी, सॉलिड नहीं बन सकती। तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में आप पढ़ते हो, और ये भी कैलोरीमेट्री में है, और इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी एंड सीवी के बारे में, या फिर अलग अलग प्रोसेसेस की अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटी। गैसेस को हीट करने पर कहा जाता है कि चेंज इन, गैस को हीट करने पर चेंज इन प्रेशर हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, गैसेस की प्रेशर वॉल्यूम बदल सकती है, और ये जिस तरीके से बदलेंगे, मतलब जिन कंडीशंस में ये प्रेशर और वॉल्यूम बदलेंगे, उस हिसाब से हम कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं कि अलग अलग तरीके की प्रोसेस हो सकती है, वो आइसोबैरिक हो सकती है, आइसोकोरिक हो सकती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, फ्री एक्सपेंशन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, न जाने कितनी प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। है ना, चैप्टर के आउटलाइन क्लियर होगी तभी चैप्टर स्टार्ट कर पाओगे। मतलब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पूरे पूरे चैप्टर में, जैसे मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स में एवरीथिंग इज अबाउट फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई dt। पूरी मैकेनिक्स उस एक सिंगल फॉर्मूले पे है कि फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बदलेगा, न्यूटन का जो फंडामेंटल लॉ है उससे पूरी मैकेनिक्स डिफाइन है। तो यहाँ पर पूरी थर्मल फिजिक्स डिफाइन इस बात के ऊपर है कि हीट करिए, और हीट करने से क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो गैसेस में आपको ये सारे प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात होगी यहाँ पर। देन उसके बाद इसमें यूनिट हमारी ये आएगी, इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ने के बाद आपको बताना पड़ेगा हीट, अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे तो उसका मोड क्या रहेगा, हाउ विल यू ट्रांसफर द हीट। तो नाउ सेकंड इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें बेसिकली हमें दो चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल्स देते हैं, कंडक्शन यूनिट के ऊपर और एक हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन मेथड। मतलब ये तो आपको बताया जाता है कि हीट करने से क्या हो सकता है, लेकिन इसमें ये बताया जाता है कि हीट प्रोवाइड कैसे करी जा सकती है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक गैस में हीट देनी है तो कैसे पॉसिबल होगा वो। जैसे मैकेनिक्स में बोलते हैं कि फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बदलेगा, लेकिन फोर्स लगाओगे कैसे, तो उसका आंसर होता है स्ट्रिंग की हेल्प से लगा सकते हो, नॉर्मल की हेल्प से लगा सकते हो, फ्रिक्शन की हेल्प से लगा सकते हैं, स्प्रिंग की हेल्प से लगा सकते हैं। तो वैसे ही हीट करने के तरीके हमारे पास क्या क्या है, कंडक्शन, रेडिएशन, और वैसे एक और होता है इसमें तीसरा मेथड भी है, कन्वेक्शन का। बट कन्वेक्शन पे क्योंकि न्यूमेरिकल्स है नहीं इसलिए उसको टच नहीं कर रहे। देन इसके बाद, मतलब ये सब होने के बाद फिर तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना होता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें RMS स्पीड, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिफरेंट टाइप के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें डिस्कस होती है, जिसमें मतलब प्रेशर ऑफ द गैस का डेरिवेशन करा जाता है, मीन फ्री पाथ नाम का एक टॉपिक है, ये सब मेंस के टॉपिक है। इसी में आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करना होगा। इसी में फिर VRMS आता है। इसी में फिर हम काइनेटिक एनर्जीज की बात करते हैं कि आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसको इंटरनल एनर्जी के नाम से पढ़ते हैं। फिर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह की बात होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह क्या होती है टीचिंग। एंड लास्ट में जो आपका यूनिट चलना है वो लास्ट में चलना है इन सब के बाद,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें बेसिकली हीट इंजन्स, कार्नोट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, एंट्रोपी, ये सारा कुछ कवर करेगी। मतलब ये पूरा सिलेबस तुम्हारे जेई का है मान लीजिए। इसमें सिर्फ ये लास्ट वाली यूनिट इस साल के लिए जेई एडवांस में नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो ये भी आ चुका है। सिर्फ ये वाला पोर्शन छोड़ करके सब कुछ कॉमन है जेई एडवांस और जेई मेंस में। सर मीन फ्री पाथ हो नहीं, मीन फ्री पाथ नहीं है, सॉरी, ये भी मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो 2 यूनिट और है, सॉरी, मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये 2, और सेकंड लॉ, हीट इंजन, हीट पंप, एंट्रोपी, इतना पोर्शन फिलहाल मेंस में है, एडवांस में 22 में नहीं है, 23 से ये सब ऐड हो गए। ठीक है, तो यूनिट के बारे में क्लियर हो गया ना कि यूनिट पूरी बड़ी यूनिट है, एक्चुअली काफी चीजें पढ़नी है इसमें, और इसी हिसाब से अपना आप खुद को भी प्लान कर सकते हो कि इसमें से क्या क्या मुझे आता है और क्या क्या नहीं आता है, अपने आप से पूछ सकते हो। तो उस हिसाब से देख लेना कौन सा लेक्चर करना है, कौन सा लेक्चर नहीं करना है, सीक्वेंसिंग ऐसी रहनी। तो हम स्टार्ट करे जा रहे हैं फिर यूनिट। यस सर। ये कंप्लीट सिलेबस है हमारे हीट का। तो सबसे पहले आप ये स्टार्ट करो, इफेक्ट ऑफ हीट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। सबसे पहला चैप्टर है इफेक्ट ऑफ हीट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, और उसमें पहला इफेक्ट हम देख रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। इफेक्ट ऑफ हीट फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड, एंड द फर्स्ट इफेक्ट इज थर्मल एक्सपेंशन, सेकंड इफेक्ट देखेंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर का, और थर्ड इफेक्ट चेंज ऑफ फेज का। और थोड़ी सेल्फ स्टडी भी इसमें कर लोगे तो हमारे को फायदा रहेगा कि कुछ चीजें हम थोड़ी स्पीड में ले सकते हैं इसमें। मतलब जैसे अभी रिसेंटली क्लास 11th में कराया है, बट क्लास 11th में जिस पेज पे करा रहे हैं उस पेज पे आपके बैच में नहीं हो सकता। तो यार देखो, मोटा मोटा अगर देखा जाए कि इफेक्ट ऑफ हीट, जो पहला चैप्टर है कि इफेक्ट ऑफ हीट इन सॉलिड एंड लिक्विड्स, तो इसमें मेनली अगर इसी तरीके से चैप्टर को समझना भी पड़ेगा तुम्हें। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि हमने हीट दी है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या है। पॉसिबल रिजल्ट्स में ये हो सकता है कि जब आपने हीट किया है, द फर्स्ट पॉसिबल इफेक्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड पॉसिबल इफेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा पॉसिबल इफेक्ट अभी आपसे कहा गया चेंज ऑफ फेज। तो थ्योरी के लेवल पर तो देखो बुक रीड करनी पड़ेगी यार कि इसमें होता क्या है। लाइक थर्मल एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करना चाहोगे कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, तो अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई तुम्हारे बैच में से कि यार थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ये मालूम होगा। थर्मल एक्सपेंशन बोल रहे हो अगर आप, इसका मतलब कि सॉलिड और लिक्विड्स में जब आप हीट करोगे तो उनका जो वॉल्यूम है, उनकी जो लेंथ है, उनका जो एरिया है, उनकी जो डेंसिटी है, ये सब चीजें बदल जाती है। यस सर। और उनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, लाइक लेंथ के चेंज होने के, एरिया के चेंज होने के, वॉल्यूम के चेंज होने के, इन सब के कुछ फॉर्मूलेज। तो हम थोड़ा डेरिवेशन, देखो हम डेरिवेशन वगैरह स्किप करेंगे यार, टाइम तो कम है और नीड भी नहीं है हमको उसकी। थर्मल एक्सपेंशन में जब एक्सपेंशन इन लेंथ लेते हो आप, एक्सपेंशन इन लेंथ, तो उसमें एक फॉर्मूला लिखते हैं कि जब आप टेम्परेचर, जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं और उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो जो चेंज ऑफ लेंथ है उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है, द चेंज ऑफ लेंथ इज गिवन बाय ओरिजिनल लेंथ एल मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। द चेंज इन लेंथ which is effect of heat, change in length as the effect of heat is delta L बराबर L multiplied by alpha multiplied by delta T। इसमें अल्फा को नाम देते हो आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
एंड ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तभी लगाया जाता है जब ये अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू, जो टेम्परेचर का चेंज होने का इंटरवल है आपका, जिस इंटरवल में टेम्परेचर बदल रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पे गए, तो 30 से 70 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर इंटरवल बोली जा रही है, उस इंटरवल में अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रहे, मतलब कि अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड ना कर रहा हो। दिस इज फॉर अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी न्यूमेरिकल में कहा जाए कि अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहे हैं वैसे वैसे अल्फा चेंज हो रहा है, तो वहां पर उन केसेस में जहां पर अल्फा को टेम्परेचर का फॉर्म दिया जाए, तो इफ अल्फा गिवन एज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो चेंज इन लेंथ इज ऑब्टेन्ड बाय द ओरिजिनल लेंथ एल, और ये अल्फा डेल्टा थीटा की जगह अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल टेम्परेचर, उसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर टी से फाइनल टेम्परेचर टी। तो इतना आप सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट से लिखिए, इसमें बहुत डीप में जाने की वैसे भी कोई नीड नहीं होती। क्योंकि हमें मेनली न्यूमेरिकल एबिलिटी इंप्रूव करनी है अपनी, न्यूमेरिकल करना है तो उसके लिए बस ये फॉर्मूला सफिशिएंट है कि लेंथ में जब एक्सपेंशन होगी तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यस सर। ठीक है, फिजिकल लेवल पर पूछा जाए कि थर्मल एक्सपेंशन होते क्यों है, मतलब अगर फिजिकल लेवल पे पूछा जाए कि व्हाई द ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपेंडेड व्हेन दे आर हीटेड, क्या उनके में एक्चुअली क्या हो जाता है ऐसा, उनके उन मटेरियल्स में ऐसा क्या हो जाता है कि वो टेम्परेचर बढ़ाने पर या हीट करने पर एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन अ फिजिकल लेवल। ये तो मैथमेटिकल लेवल पे हो गया कि ये होगा, लेकिन हीट क्यों होगा? करने पे मॉलिक्यूल्स पे काइनेटिक एनर्जी अंदर की बढ़ जाती है, तो फिर वो दूर दूर एक दूसरे से भागने लग जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इज ड्यू टू द चेंज इन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। यस। अगर इसको हम असर्शन रीजनिंग में या थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछें कि द थर्मल एक्सपेंशन इज ड्यू टू, कुछ ऑप्शन हो उसमें, तो इज इट ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और इट इज ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है ना कि सॉलिड और लिक्विड, देखिए जब आप गैसेस की बात करते हो तो आइडियल गैसेस में बहुत सारे एजम्पशंस हैं। आइडियल गैसेस में जिसमें वैन डर वाल करेक्शन बाद में लिया गया था, तो वैन डर वाल करेक्शन से पहले आइडियल गैस में ये माना गया था कि दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो माना जाता है। बट वो गैसेस में हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड्स की, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो जहां पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो उनसे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हमें थ्योरी के लेवल पे पूछा जाए कि दिस इज ड्यू टू विच पार्ट, इज इट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, तो करेक्ट आंसर है इट इज ड्यू टू asymmetric asymmetric nature of intermolecular potential energy। इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई काम नहीं। देखिए जब इंटरमोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी बदलती है तो वो हीट का दूसरा इफेक्ट है। फिर अभी हमने यहाँ पर तीन इफेक्ट लिखे थे, पहला इफेक्ट है थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा इफेक्ट लिखा था मैंने चेंज ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा इफेक्ट लिखा था चेंज ऑफ फेज, मतलब कि सॉलिड लिक्विड बन जाए, जिसमें वो मेल्टिंग और फ्रीजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली हीट अल्टीमेटली देखा जाए तो हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फंडामेंटल लेवल पे देखो तो हीट मतलब एनर्जी। तो जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हो कि हमने एक सॉलिड को हीट किया है, तो मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमने उस सॉलिड को एनर्जी दी है। अब जब हम किसी सॉलिड को एनर्जी देंगे
तो उसके दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो या वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो जब हम हीट जो प्रोवाइड करते हैं विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उससे सॉलिड के टेम्परेचर्स बदलते हैं। और अगर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक एनर्जी है, वो हमारे सॉलिड या लिक्विड के इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, तो उसका उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बॉडी एक्सपैंड कर जाती है। थर्मल एक्सपेंशन उसका उसका रिजल्ट हुआ। और असिमेट्रिक बिहेवियर का क्या मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर? असिमेट्रिक बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो सिमेट्रिकल कर्व्स नहीं है। मतलब क्या होता है, यूजुअली ये ग्राफ कई बार आप लोगों को केमिस्ट्री में डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाते समय, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, कई बार एक तरीके के ग्राफ दिखाई देते हैं। स्मॉल आर और कैपिटल यू के बीच में एक इस तरीके का ग्राफ कई बार देखने को मिलेगा, इस टाइप से कुछ, जिसको कहते हैं कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। ये सर रियल गैसेस में कराते हैं। और ये आर, ये इसमें जो आर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? स्मॉल आर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो आर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से करो, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर ये जिस सीक्वेंस में टॉपिक हम लेके चलेंगे ना, अगर इस सीक्वेंस में आपने कनेक्ट कर दिया तो गारंटीड बोल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स जब खत्म होगा ये पूरी यूनिट, कंफर्टेबल फील करोगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए। बस सीक्वेंस वही रखो जिस सीक्वेंस में आपको लेके चल रहा हूँ। चैप्टर आगे पीछे कर दोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ग्राफ होता है फॉर द इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बोलते हैं इसको। सर मतलब वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर नहीं, मॉलिक्यूलर। न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा तो ये इंटर न्यूक्लियर फोर्स मानी जाएगी। मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है, आप समझने के लिए कुछ भी मान लो। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते थे तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया गया था, और वो कहा गया था कि कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक रिलेशन है, और वो रिलेशन बनता है माइनस टाइम्स du/dr। उसमें ये भी कहा गया था वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कि जब पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है या पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फोर्स जीरो होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं वो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जहां पर सबसे लो है, जहां पर सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो आप, मिनिमम, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आर बोलेंगे आप, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली जो आर की वैल्यू है, इसको हम कहते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन आर नॉट है तो वो इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये सिचुएशन कुछ वैसी ही होती है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है जैसे कि दो पार्टिकल्स अगर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, लेकिन स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ हो, स्प्रिंग की लेंथ उसकी नॉर्मल लेंथ हो, उसमें कोई इलोंगेशन ना हो, कोई कंप्रेशन ना हो, तो द टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय L नॉट, बट दे विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर बिकॉज स्प्रिंग एलोंगेटेड नहीं है अभी और ना ही कंप्रेस है। तो ऐसी कोई सिचुएशन मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, सिमिलर जैसे स्प्रिंग है वैसे आप मॉलिक्यूल मान लें, दोनों चीजें परफेक्ट एनालॉग चलती है। मतलब अगर आप मैकेनिक्स में टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग का एग्जांपल ले लें, और हीट वाले चैप्टर में टू मॉलिक्यूल्स जो कनेक्टेड तो नहीं है बट उनके बीच में सेपरेशन आर नॉट का है, इनको मॉलिक्यूल मान लो आप।
तो दो मॉलिक्यूल अगर आर नॉट डिस्टेंस पर हैं तो ना तो यहाँ पर कुछ फोर्स है ना तो यहाँ पर कुछ फोर्स है, वैसे ही जैसे कि दो पार्टिकल जब स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल है तो ना यहाँ फोर्स लगेगी ना यहाँ फोर्स लगेगी। अब अगर हम मैकेनिक्स में ये चाहते हैं कि स्प्रिंग एलोंगेट करे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? मतलब अगर दो पार्टिकल स्प्रिंग से अटैच हैं और स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल है और ये सब कुछ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है, पूरा सेटअप फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा गया है, क्या अपने आप बैठे बैठे स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी बिना कुछ नो किए सर। हमारे? नो सर, क्या करें हम, क्या करें इसमें ताकि स्प्रिंग एलोंगेट? फोर्स तो लगा या एक्सटर्नल तो फोर्स लगाएं। फोर्स प्रोवाइड करें या 1 या 2 में से किसी को कोई वेलोसिटी दे दो, आप इम्पल्स दे दो, वेलोसिटी दे दो, मतलब कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी दे दो उसे। तो अगर हम किसी एक पार्टिकल को हिट करके इम्पल्स दे करके और उसमें कुछ वेलोसिटी जनरेट कर दें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें, यानी कि अगर मैं इस सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी दूं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ये स्प्रिंग अब एलोंगेट कर जाएगी। तो वैसे ही थर्मल फिजिक्स है, दो मॉलिक्यूल नॉर्मली आर नॉट डिस्टेंस पे स्टे करते हैं, नॉर्मली टू मॉलिक्यूल विल ऑलवेज स्टे एट दिस डिस्टेंस, जैसे ये है। अब जैसे यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी दोगे तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी, वैसे यहां भी होगा। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें बट वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लाइए, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स को हीट के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैकेनिक्स में जैसे मान लो अगर हमने किसी एक ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी दी तो याद करो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर, इनमें स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन निकालते थे हम लोग, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव तरीके भी थे, सब्जेक्टिव तरीके भी थे। यस सर। तो आप ये बताइए व्हाई देयर इज लिमिट ऑन द एलोंगेशन, व्हाई कांट द स्प्रिंग बी एलोंगेटेड फॉर इनफाइनाइट लेंथ? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक डेफिनेट एलोंगेशन ही हो पाएगी? तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही पीछे। फोर्स लग रही है और ऊपर से वेलोसिटी की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, यस। यस सर। तो वो एलोंगेशन की एक अपर लिमिट सेट कर देगा कि उससे ज्यादा एलोंगेशन नहीं होगा इसमें। ऐसे ही जब आप इन मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी दोगे हीट के फॉर्म में तो वो एनर्जी फाइनाइट एनर्जी होगी। इनफाइनाइट एनर्जी हम दे नहीं रहे, फाइनाइट एनर्जी देंगे तो इन मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन बढ़ेगा, और जब सेपरेशन बढ़ेगा नोटिस करिए आर नॉट के आगे जब जाओगे तो इधर वाली सेपरेशन पे मोर देन आर नॉट पे डी यू बाई डी आर डेरिवेटिव यानी कि स्लोप, यहाँ पर डी यू बाई डी आर यानी कि स्लोप पॉजिटिव आएगी, और अगर यहाँ पॉजिटिव स्लोप आएगी यानी कि डी यू बाई डी आर पॉजिटिव आएगा तो एफ नेगेटिव साइन भी आएगा। यानी जैसे ही मॉलिकुलर सेपरेशन आर नॉट से आगे जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पुलिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही जैसे कि एलोंगेट होने के बाद ये स्प्रिंग दोनों पार्टिकल्स को पुल करेगी और उस पुल करने की वजह से मॉलिक्यूलर सेपरेशन एक लिमिट तक जाएगा, मान लेते हैं वो लिमिट R1 है। ये तब होगा जब कुछ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की होगी हमने, जब कुछ एनर्जी इस सिस्टम को दी होगी। एसएचएम चैप्टर में आपको ये भी कहा गया था कि ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एलोंगेट करेगी, एलोंगेट करेगा फिर वापस नॉर्मल लेंथ पर आएगा, फिर जितना इसने मैक्सिमम एलोंगेशन किया था उतना ही वापस कंप्रेशन भी करेगा। ये बताओ जैसे हमने एक मास हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, स्प्रिंग कुछ एलोंगेट हुई, तो जितनी एलोंगेट होगी वापस उतनी ही कंप्रेस होगी या कंप्रेशन अलग होगा कुछ? मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे? तो सेम। स्प्रिंग आइडियल है कि रियल है? आइडियल है, आइडियल है।
सेम आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी स्प्रिंग होती जो इलोंगेशन के टाइम उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है और कंप्रेशन पे उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, मतलब वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसमें इलोंगेशन ज्यादा मिलेगा आपको और कंप्रेशन रिलेटिवली कम होगा। यस सर। तो होता क्या है कि जब आप एक एनर्जी देते हो किसी सिस्टम को तो वो सिस्टम ऑसिलेटरी सिस्टम बन जाता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशंस होंगे, लेंथ बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी, ऑसिलेशंस, हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसके टाइम पीरियड भी निकाले गए थे रिड्यूस मास वाले कंसेप्ट से। तो वैसे ही जब आप दो मॉलिक्यूल को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगी R1 तक और घटेगी भी, मतलब ये मॉलिक्यूल एक तरीके से ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस में आ जाएंगे। तो जब ये ऑसिलेट करेंगे तो एक टाइम पर मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगी और ऑसिलेट करके जब पीछे जाएंगे तो एक टाइम पर मिनिमम सेपरेशन होगी। और मान लेते हैं कि मिनिमम सेपरेशन हमारी R2 है। तो क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है ना, मोशन ऑसिलेटरी है, इसका मतलब कि जो सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल है वो फिक्स नहीं रहा। सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स बदल रहा है बार बार, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऑसिलेशंस। तो ऐसे में एवरेज सेपरेशन निकालोगे, एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन, एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन ऐसे निकालेंगे, हाईएस्ट सेपरेशन इज R1 एंड लोवेस्ट सेपरेशन इज R2, एवरेज ऑफ दीज टू। नाउ द ग्राफ इज अनसिमेट्रिकल, ये पोर्शन बहुत स्टीप ग्राफ है और ये थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ। तो ग्राफ इधर और इधर सिमेट्रिकल नहीं है, दैट इज असिमेट्रिक ग्राफ। R0 से R1 तक की लेंथ कम होगी और R0 से R1 तक की लेंथ, सॉरी R0 R2 ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। ऐसे में R1 और R2 की जब एवरेज फाइंड की जाएगी, इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ R1 R2, मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालें और R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो मिड पॉइंट R0 से कुछ आगे निकल जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, एंड दैट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन। यानी कि जब हमने इसको हीट के फॉर्म में एनर्जी दी तो दोनों मॉलिक्यूल ऑसिलेशंस में चले गए। ऑसिलेटरी मोशन जब होता है तो मीन पोजीशन से दोनों साइड पे चलते हैं, मीन पोजीशन से आगे भी जाते हैं, मीन पोजीशन के पीछे भी आते हैं। तो R0 वाज द मीन पोजीशन से ज्यादा पे गए, मीन पोजीशन से पीछे भी है, बट ग्राफ में सिमेट्री नहीं है, तो ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन इक्विलिब्रियम सेपरेशन से ज्यादा है और इसी को फिजिकल लेवल पर बोलते हैं द रीजन बिहाइंड थर्मल एक्सपेंशन। एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिकम्स मोर देन द इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर सेपरेशन। इमेजिन करिए अगर यही ग्राफ सिमेट्रिकल रहा होता, बिल्कुल परफेक्ट पैराबोला होता, ही एक पैराबोलिक ग्राफ होता सिमेट्रिकल, क्या एवरेज सेपरेशन वापस वही नहीं आती जहां पर इक्विलिब्रियम सेपरेशन थी? यस अगर इधर और इधर यस सर आती है। जी, तो इसमें पूछते हैं कि इफ देयर इज सम मटेरियल विथ सिमेट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, will you find thermal expansion in that object? होगा किसी मटेरियल में थर्मल एक्सपेंशन अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है? नो नो सर। सर। हाँ, मतलब हाइपोथेसिस है, हाँ लेनी है, बस ले लीजिए, क्वेश्चन तो पूछते ही है ना। ले लीजिए ले लीजिए। तो थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है इसमें, that it is due to the potential energy and also because potential energy is not symmetrical. This is the main reason. Main reason is unsymmetrical potential energy. हाँ तो ठीक है, ले लेंगे तुरंत, बहुत जरूरी है। फोटो वोटो भेजेंगे। हाँ बात ये कर लेना तुम उनसे, ये देखो पैसा नहीं सन की अपना और सब ले कौन है लेंगे। भाई?
घरेलू बातचीत। हटा दे भाई इसको। यस सर। ठीक है, यस सर। इसका देखो न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है वैसे, मतलब लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इसका भी स्कोप क्यों छोड़ें कि मान लो यही क्वेश्चन बन जाए। यस सर। जी अच्छा, जरूरी नहीं कि थर्मल एक्सपेंशन करो, हीट करने पर कुछ बॉडी सिकुड़ भी जाती है, एक्सपेंड करने की बजाय उल्टा हो जाता है उनमें। थर्मल एक्सपेंशन यूनिवर्सल तो है नहीं। प्लास्टिक, प्लास्टिक को गर्म करिए, पॉलीथीन कैरी बैग जो होता है, पॉलीथीन जब गर्म होता है और सिकुड़ जाता है वो। तो इसका मतलब कुछ ऑब्जेक्ट थर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाएंगे। आप सोच जरा ग्राफ के बेस पे सोच सकते हो कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन वाली जो मटेरियल्स होंगे उनके पोटेंशियल एनर्जी में स्टीफनेस किधर ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद? अभी इक्विलिब्रियम के अपने बाद। हाँ, अभी जो ग्राफ दिखा था उसमें कहाँ पर ज्यादा स्टीप ग्राफ था, आर नॉट से पहले या आर नॉट के बाद? किधर की तरफ ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आ रहा था? आर नॉट के पहले। R0 से पहले। तो ये एक्सपेंशन वाले मटेरियल हैं। अगर यही ग्राफ उल्टा होता कि पहले वाला ग्राफ फ्लैट होता, आगे बहुत स्टीप होता आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो ये वो मटेरियल्स होंगे जिनको हीट करने पर वो एक्सपेंशन नहीं दिखाएंगे, वो कंप्रेशन दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिजिकल कॉज जानना इसलिए जरूरी है आपको, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं समझ में आते, लेकिन फिजिकल कॉज अगर आप समझोगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि रीजनिंग मैथ के बेसिस पे ढूंढते हैं, और जब मैथ के बेस पर रीजन ढूंढते हो तो कंफ्यूजन होती है। तो थर्मल एक्सपेंशन मैथमेटिकल फिनोमेना हुआ कि फिजिक्स का फिनोमेना हुआ? तो बेसिकली ये फिजिक्स के लेवल पे देखा जाए तो थर्मल एक्सपेंशन इज नथिंग बट चेंज इन द मॉलिक्यूलर सेपरेशन। इट इज चेंज इन मॉलिक्यूलर सेपरेशन, इस वजह से हो रहा है ये। और मैथमेटिकल रिजल्ट ये बोलते हैं, मैथमेटिकल रिजल्ट की फॉर कांस्टेंट अल्फा द चेंज इन लेंथ विल बी L मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इनटू डेल्टा टी। वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन लगाओगे। अब इस बात को समझते हैं जरा। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 2 डायमेंशन के भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स 3 डायमेंशन वाले भी होते हैं। अब आप इस रिजल्ट को समझना है। ये रिजल्ट बेसिकली ये समझाने की कोशिश करता है, मतलब इस रिजल्ट का मेन कंसर्न ये है, this relation tells you that how the molecular separation will change। मतलब आप डेल्टा एल को चेंज इन मॉलिक्यूलर सेपरेशन के तरीके से देखो। इफ एल वाज द मॉलिक्यूलर सेपरेशन, नाउ द मॉलिक्यूलर सेपरेशन इज डेल्टा एल, चेंज बाय डेल्टा एल। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, एक प्लेट है, मान लें रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्म में, एक 2D ऑब्जेक्ट, और एक सॉलिड प्लेट मानते हैं इसको, और अगर इसको हीट करें, इसकी लेंथ L है, इसकी विड्थ B है, मान लो इसको हीट किया जाए, गर्म करें इसको, तो इफेक्ट ऑफ हीट इज थर्मल एक्सपेंशन, जिसका मतलब है मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगी, और मॉलिक्यूलर सेपरेशन किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ेगी। कोई भी 2 मॉलिक्यूल होगी उनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगी। जैसे कि अगर हम इसके डायगोनल को D लिख देते, इस प्लेट की डायगोनल D हो, तो मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पर भी है, मॉलिक्यूल यहाँ वाले कॉर्नर पर भी है, मॉलिक्यूल यहाँ वाले कॉर्नर पर भी है, मॉलिक्यूल यहाँ वाले कॉर्नर पर भी है। कोई भी 2 मॉलिक्यूल अगर आप ले लो, चाहे ये 2 मॉलिक्यूल ले लो, चाहे ये 2 मॉलिक्यूल, चाहे ये 2 मॉलिक्यूल, चाहे ये 2 मॉलिक्यूल, चाहे ये दोनों, सेपरेशन बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल, सेपरेशन बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल विल चेंज बाय दिस इक्वेशन। मतलब कि अगर ये चीज T डिग्री सेल्सियस पर है, तो हीट करने के बाद
इस मटेरियल को हीट करने के बाद इसकी डायमेंशंस चेंज होंगी, सेपरेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल, जो बीच जिनके बीच का सेपरेशन बी है, ये सेपरेशन बी प्लस डेल्टा बी बन जाएगा, जिसमें डेल्टा बी इसी फॉर्मूले से आएगा, बी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। चेंज इन द मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जिनके बीच में लेंथ एल है, वो भी चेंज हो गई, एल प्लस डेल्टा एल बन जाएगी, डेल्टा एल भी इसी फॉर्मूले से होगा। ये दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में डी डिस्टेंस है, इनके बीच भी सेपरेशन बढ़ गई, ये सेपरेशन डी प्लस डेल्टा डी हो गई, डेल्टा डी भी इसी फॉर्मूले से आएगा, डी अल्फा डेल्टा टी। जो मर्जी डायमेंशन चूज कर लो आप, एवरी डायमेंशन विल चेंज बाय दिस रिलेशन, चाहे वो बी वाली डायमेंशन हो, चाहे डायगोनल वाली डायमेंशन हो, चाहे लेंथ वाली डायमेंशन हो, हर एक डायमेंशन। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल इक्वेशन कही गई है। इसीलिए वो ग्राफ समझा रहे थे कि मैथमेटिकली ये चीज समझ में नहीं आती है, मैथमेटिकली मन में कहीं ना कहीं डाउट्स रहते थे, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पर आप इस बात को समझ जाओ कि थर्मल एक्सपेंशन में जो हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ रही है, और कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़नी चाहिए। मतलब बॉडी इस तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकती कि कहीं तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा हो और कहीं पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो रहा हो, ऐसा एक्सपेंशन नहीं हो सकता। और इसी बेसिस पर कहा जाता है कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स में जब सारी डायमेंशन बदल जाएंगी तो जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर इसका पुराना एरिया, पहले वाला एरिया, उसको ए मान लें, तो दैट इज एल इंटू बी। तो जब सारी डायमेंशंस बदल चुकी है तो एरिया भी बदल चुका होगा, नया एरिया इसका, नाउ द एरिया इज कैपिटल ए प्लस डेल्टा ए, सम चेंज आएगा एरिया में। और वो चेंज ऑफ एरिया कैसे निकाला जाए, कितना एरिया चेंज हुआ इसमें? लेंथ इनटू ब्रेड, जो मतलब चेंज आई है उसका, डेल्टा एल इनटू डेल्टा बी। मतलब कि अगर हम डेल्टा ए निकालना चाह रहे हैं, हाउ मच इज द चेंज ऑफ एरिया, तो बाद वाले एरिया में से पहले वाला एरिया माइनस कर लो आप। तो अगर हम देखें इधर की तरफ एक्स्ट्रा लेंथ आपकी डेल्टा बी, और इधर की तरफ एक्स्ट्रा लेंथ डेल्टा एल। अगर मैं डेल्टा बी और डेल्टा एल कट कर दूं तो ये तो आपका ऑलरेडी पुराना एरिया नहीं हो गया, इतना एरिया तो पहले वाला हो गया। यस सर। तो ये जिसको हम शेड करने जा रहे हैं, यही चीज तो आपकी एक्स्ट्रा एरिया बनी। एक्स्ट्रा एरिया वो जो शेडेड पार्ट है, और वो कितना है एक्स्ट्रा एरिया जो कि शेडेड पार्ट है, अगर उसकी बात करी जाए तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 2-3 पार्ट्स में। ये छोटा सा जो रेक्टेंगल बन रहा है आपका, दिस स्मॉल रेक्टेंगल, ये आपका डेल्टा बी है, और ये लेंथ पुरानी लेंथ एल है, तो दिस एरिया इज एल इंटू डेल्टा बी। और ये छोटा सा रेक्टेंगल जो यहां से यहां तक जा रहा है, स्मॉल रेक्टेंगल, इसमें ये लेंथ डेल्टा एल है और ये पुरानी विड्थ बी है, तो प्लस बी इंटू डेल्टा एल, और प्लस ये कॉर्नर में छोटा सा एरिया बन रहा जो डेल्टा बी इंटू डेल्टा एल है। ये वैसे भी आ जाता, मतलब वैसे भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये माइनस कर देते तो भी यही चीज आ जाती। मोस्टली क्या होता है कि जो डेल्टा बी और डेल्टा एल है, मतलब थर्मल एक्सपेंशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट्स के होते हैं। तो डेल्टा बी और डेल्टा एल दोनों प्रैक्टिकल लेवल पर बड़ी छोटी वैल्यूज हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर जब ये दो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, डेल्टा बी डेल्टा एल का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं
नाउ एल इंटू डेल्टा बी, जिसमें डेल्टा बी का ये फॉर्मूला है बी अल्फा डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा एल बी अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ बी इंटू डेल्टा एल ये भी बन जाएगा एल बी अल्फा डेल्टा टी। कुल मिलाकर के डेल्टा ए की वैल्यू बन जाएगी एल बी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, जिसमें एल इंटू बी पुराना वाला एरिया है। तो आप कह सकते हो चेंज ऑफ एरिया इज द प्रीवियस एरिया टाइम्स 2 अल्फा को एक बीटा के सिंबल से डिनोट कर देते हैं, और बीटा को भी एक नाम दे देते हैं 2 अल्फा, जिसको बीटा कह रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। बट हमने ये जो डेरिवेशन इस मेथड से किया है ना, इसके पीछे एक वजह है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा अल्फा विच इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जब उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो दैट बिकम्स बीटा कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अगर हमारा सॉलिड कुछ ऐसा होता कि इधर वाली डायमेंशन में एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अलग होता और इधर वाली डायमेंशन में एक्सपेंशन कोफिशिएंट कुछ और होते, मतलब अगर इस डायमेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1 है और इस डायमेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2 होता अगर, तो डेल्टा बी वाली इक्वेशन जब होती, तो अगर हम इधर अल्फा 2 के कोफिशिएंट से एक्सपेंड कर रहे हैं तो डेल्टा बी की इक्वेशन में हम यहाँ अल्फा 2 लिखते, और अगर लेंथ वाली डायमेंशन में हम अल्फा 1 कोफिशिएंट से एक्सपेंड करें तो यहाँ अल्फा 1 लिखते, एक तरह यहाँ अल्फा 2 लिखते, यहाँ अल्फा 1 लिखते, और जब इस रिजल्ट में दोनों वैल्यू डालते आप तो डेल्टा बी वाले एक्सप्रेशन में जो डेल्टा बी है वहां पर हम लिख रहे होते बी अल्फा 2 डेल्टा टी, और यहां पर लिख रहे होते एल अल्फा 1 डेल्टा टी। ऐसे में जब एल इंटू बी कॉमन लेते तो यहाँ 2 अल्फा का टर्म नहीं आता हमारे पास, यहाँ आपको टर्म मिलता अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। यस सर। तो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस और एरियल एक्सपेंशन, होमोजीनियस बॉडी है अगर होमोजीनियस बॉडी तो 2 अल्फा, और हेट्रोजीनियस है इधर इधर कुछ और इधर कुछ और, देन बीटा विल बी रिटन एज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। और टॉपिक कनेक्ट करना, आप टॉपिक कनेक्ट बहुत जरूरी है। इसका टॉपिक का कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं सबसे, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर हीट कर रहे हैं इसको, हीट करने से ये सब कुछ हुआ है। अगला स्टेज ये होता है कि कितना हीट दिया था इसको आपने, वो पार्ट ऑफ कैलोरीमेट्री हो गया, हीट को मेजर करने का पार्ट कैलोरीमेट्री में। हम अभी हीट की मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने ये थोड़ी पता लगाया कि कितनी हीट दी, हमने ये पता लगाया है कि हीट करने से क्या हुआ। अच्छा, अब इसमें एक और बात देखो, तो ये 2D एक्सपेंशन, सेम प्रोसेस में 3D एक्सपेंशन। सेम प्रोसेस में 3D एक्सपेंशन, इसीलिए इसी के सिमिलर फॉर्मूले लिखे जाते हैं कि चेंज ऑफ एरिया कैन बी रिटन एज ए अल्फा ए टाइम्स 2 अल्फा डेल्टा टी, एंड सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम जो 3 डायमेंशंस में एक्सपेंशन होगी विल बी द ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा। एक्चुअली 2 अल्फा के लिए सिंबल बीटा का यूज करा जाता है, कॉमन सिंबल इज बीटा, और 3 अल्फा के लिए भी एक सिंबल यूज करते हैं गामा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 के रेशियो में बन गई। वॉल्यूम वाली डेरिवेशन हम नहीं करवा रहे हैं यार, प्लेट के डेरिवेशन के सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो हर एक डायमेंशन एक्सपेंड होती है, हर इंडिविजुअल डायमेंशन इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड होना है। और इवन
अगर आप एक्सपेंशन को मॉलिक्यूलर फिनोमेना से देखोगे, अगेन बोला एक्सपेंशन को देखिए मॉलिक्यूलर फिनोमेना, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदलनी चाहिए, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में कैविटी हो, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ना हो, उनमें बीच में कहीं कैविटी है, लेकिन जैसे कि हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर को हीट करने पर और सॉलिड स्फीयर को हीट करा जाए, तो क्या सॉलिड स्फीयर को हीट करने में और हॉलो स्फीयर को हीट करने में सिमिलर एक्सपेंशन आएंगे? तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ कैविटी है, फॉर एग्जांपल की जैसे कहा जाता है, सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो ये कहते हैं कि एक सर्कुलर प्लेट हो और सर्कुलर प्लेट में कंसेंट्रिक कैविटी हो, अ सर्कुलर प्लेट विद कंसेंट्रिक कैविटी, मतलब ये पोर्शन हमारा मटेरियल है, सपोज कॉपर है और यहाँ पर एक कैविटी है, मतलब कोई होल कर रखा है इसमें, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, एंड दिस इज एट T डिग्री सेल्सियस। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जितने भी मॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो बढ़ने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो साइज ऑफ दिस होल है, साइज ऑफ कैविटी, वो छोटा हो जाएगा। जबकि सच्चाई क्या होगी कि जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होना चाहिए और इसमें जो कैविटी है वो भी एक्सपैंड कर जाएगी, साइज ऑफ कैविटी बड़ी हो जाएगी, कैविटी का साइज A प्लस डेल्टा ए बन जाएगा और बॉडी का साइज B प्लस डेल्टा बी बन जाएगा। और डेल्टा ए और डेल्टा बी, मतलब ये सब कुछ हुआ है T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस पे। डेल्टा ए और डेल्टा बी, इनके लिए भी आप यही फॉर्मूला लगाओ, बिकॉज यही फंडामेंटल फॉर्मूला है एक्सपेंशन। वो डेल्टा ए होगा ना, ये कैसे? ए प्लस डेल्टा ए, डेल्टा ए को हम लिखेंगे A इंटू एल्फा डेल्टा टी, इवन फॉर डेल्टा बी यू विल राइट B अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि मान लिया कैविटी है ये, मान लेते हैं, तो यहां तो मॉलिक्यूल होगा ना, सरकमफ्रेंस पर तो कोई मॉलिक्यूल होगा और उसके अपोजिट भी एक मॉलिक्यूल होगा, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में भी तो डिस्टेंस बढ़े। थर्मल एक्सपेंशन आपसे यही कह रहा है कि किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, या फिर यहां पर एक मॉलिक्यूल है, इसी के बगल में सरकमफ्रेंस पर एक और मॉलिक्यूल है, उसके बगल में सरकमफ्रेंस पर एक और मॉलिक्यूल है, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑन द इनर सरकमफ्रेंस, ये सेपरेशन भी तो बढ़े। तो अगर होल का साइज कम कर दोगे तो ये दो मॉलिक्यूल पास पास नहीं आ जाएंगे, और अगर होल का साइज कम हो जाता है, अगर मान लिया कि होल का साइज छोटा हो जाएगा, कैविटी छोटी हो जाएगी, तो फिर तो आप इसको हीट करते रहिए, कभी ना कभी वो कैविटी गायब भी हो जाएगी। अगर ऐसा होता कि कैविटी कम हो जाती तो गर्म करते रहिए, कभी ना कभी कैविटी जीरो हो जाएगी, यानी ये मॉलिक्यूल चिपक गए, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम कैसे हो जाएगा हमारे लिए? वो तो मतलब बेसिकली फिजिक्स को वायलेट कर जा रहे हो आप। तो चीजों को मैथ के एंगल पर मत सोचो, चीजों को फिजिक्स के एंगल पर अगर आप देखोगे तो आपको ये बात से कन्विंस, तब आप ये कन्विंस कर सकते हो कि हाँ भाई कैविटी का रेडियस बढ़ना चाहिए। और कैविटी के रेडियस का एक्सपेंशन, कैविटी मतलब यहाँ कोई मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है इसमें, हवा है, गैप है वो, लेकिन उसके एक्सपेंशन में अल्फा जो यूज करेंगे, कैविटी के एक्सपेंशन में जो अल्फा यूज करेंगे वो अल्फा वही है जो इस मटेरियल का अल्फा है, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कॉपर का है, उसी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से कैविटी का भी एक्सपेंशन दिखा रहे हैं।
कैविटी एक्सपेंशन और सॉलिड की एक्सपेंशन के अल्फा सेम रखोगे आप। तो आंसर इज ए भी इंक्रीज हो गया, डेल्टा बी भी इंक्रीज हो गया, दोनों के लिए फॉर्मूला ये हो गया। और एक बार अगर यहाँ पर फिर पता लगाए, इवन इसका एरिया बदल जाएगा। अगर इस कॉपर का एरिया ए हो, एरिया फॉर द कॉपर इज ए, नाउ द एरिया ऑफ कॉपर विल बी ए प्लस डेल्टा ए। और अगर इस एरिया की हम बात करें तो ये फॉर्मूला भी पीछे लिख चुके हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सॉलिड के लिए लिखा गया था। ये जब हमने डेरिवेशन किया था तो सॉलिड माना था हमने, अभी ऑब्जेक्ट में कैविटी है। फिर भी एक बार देखते हैं, पहले वाला एरिया ए जब निकालेंगे तो वो लिखेंगे पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस एरिया ऑफ कॉपर, मतलब कि जो मटेरियल का एरिया है। और मटेरियल का नया एरिया निकालें अगर, ए प्लस डेल्टा ए निकालें अगर, तो वो लिखेंगे पाई इंटू बी प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर, जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से देखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। या वैसे भी अगर एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक टर्म आ जाएगा, प्लस डेल्टा बी स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डेल्टा बी प्लस ट्वाइस ए डेल्टा ए। डेल्टा बी स्क्वायर और डेल्टा ए स्क्वायर के टर्म्स को नेग्लेक्ट करो आप, चेंज इन लेंथ के स्क्वायर वाले टर्म्स नेग्लेक्ट होंगे। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दिस माइनस दिस, तो डेल्टा ए की जो वैल्यू मिलेगी, सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा ए की वैल्यू वो हो गई पाई 2b डेल्टा बी प्लस 2a डेल्टा ए। ये सॉरी ये माइनस में आएगा। और जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था कि बी डेल्टा बी को लिखेंगे बी अल्फा डेल्टा टी, और सिमिलरली डेल्टा ए को लिखो ए अल्फा डेल्टा टी, तो इट बिकम्स पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आ रहा चेंज ऑफ एरिया, और ये चीज पहले वाला एरिया थी, यानी अभी भी वो रिलेशन वैसे ही काम कर रहा है, डेल्टा ए बराबर ए मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा डेल्टा टी, फिर वही रिलेशन आ रही है। तो चाहे सॉलिड एरिया हो, कैविटी वाला एरिया हो, कैविटी के बाहर वाला एरिया हो, जितने भी एरियाज होंगे बॉडीज में, जितने भी तरीके के एरिया है, चाहे आप एरिया ऑफ मटेरियल लिखो, चाहे एरिया ऑफ कैविटी लिखो, चाहे पूरा एरिया लिखो, जितने भी एरियाज हैं उनके एक्सपेंशन करने का तरीका यही रहेगा, डेल्टा ए बराबर ए इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। कॉमन फॉर्मूला लगाओगे आप। नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं पर एरिया में चेंज निकालना हो, तो जिस एरिया में चेंज कैलकुलेट करना है वो वाला एरिया इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर हमसे पूछते कि कैविटी के एरिया में कितना चेंज आया, तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस कैपिटल ए की जगह पर कैविटी का इनिशियल एरिया रख देते, और कैविटी के एक्सपेंशन में भी अल्फा वही रखना होगा जो उस सॉलिड का होगा जिस सॉलिड के अंदर कैविटी प्रेजेंट। मतलब अगर एल्यूमिनियम की प्लेट में कैविटी है तो कैविटी की एक्सपेंशन में अल्फा एल्यूमिनियम वाला रखेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस ओके। अब बताइए, अगर एक सॉलिड स्फीयर और एक परफेक्टली हॉलो स्फीयर को हीट करें तो किसकी रेडियस ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी?
आपसे कहा जाए कि देयर इज अ सॉलिड कॉपर स्फीयर एंड सिमिलर साइज का, सेम साइज का एक कॉपर की स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, यहाँ पर हॉलो स्फीयर है, सेम, दोनों का साइज एक ही है, मतलब जिस रेडियस का ये है वही रेडियस ये भी, बोथ आर एट T डिग्री सेल्सियस, ये भी T डिग्री सेल्सियस पर है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और इसको T से T प्लस डेल्टा T कर दिया, इसका भी टेम्परेचर बढ़ाया और इसको भी T प्लस डेल्टा T कर दिया, तो किसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर में ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगी या फिर हॉलो स्फीयर में ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगी? हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर कैविटी हो गई, लेकिन पिछले डिस्कशन से यही निकाल के आ रहा हूं कि कैविटी का एक्सपेंशन उसी अल्फा से होगा जिस अल्फा से मटेरियल बना हुआ है। तो जो अंदर कैविटी है इसमें एक्सपेंशन होगा, कैविटी की एक्सपेंशन कोफिशिएंट और कॉपर की एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है, और यहां पर पूरा कॉपर एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि अंदर कॉपर है कि अंदर कैविटी है? बिकॉज अंदर वाली कैविटी भी तो वैसे ही एक्सपेंड होगी जैसे कॉपर एक्सपेंड कर रहा है। यस तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनका रेडियस r है और ये एक्सपेंड करके मान लो डेल्टा r रेडियस बढ़ा लेते हैं अपना, डेल्टा r1, और इसका रेडियस भी r था और इसका भी एक्सपेंशन हो गया और ये डेल्टा r2 हो गया, तो हम दोनों डेल्टा r को सेम रखेंगे और ये लिखेंगे प्रीवियस रेडियस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक बार फिर वो फॉर्मूला लगाओगे, जितनी भी सिंगल डायमेंशन होंगी, सिंगल डायमेंशन के चेंज निकालने का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, वो सिंगल डायमेंशन लेंथ में हो, वो सिंगल डायमेंशन विड्थ में हो, सिंगल डायमेंशन हाइट के फॉर्म में हो, सिंगल डायमेंशन रेडियस के फॉर्म में हो, सिंगल डायमेंशन सरकमफ्रेंस के फॉर्म में हो, जो भी लीनियर डायमेंशन होगी, लीनियर डायमेंशन किसी भी फॉर्म में, उनके एक्सपेंशन का एक ही फॉर्मूला है, और हॉलो सॉलिड से कोई मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड की चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम। अब ये अलग बात है कि सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, फॉर द सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट दोनों में अलग लगाओ। अभी आप इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ रहे हो, मेजरमेंट ऑफ हीट नहीं पढ़ रहे हैं, बट अगर वैसे पूछ लूं कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट दी होगी ना इसको, मान लो इस प्रोसेस में हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है Q1 और इस प्रोसेस में हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है Q2, तो क्या हमने दोनों को सेम हीट प्रोवाइड की होगी? अगर उनका टेम्परेचर सेम चेंज हो रहा है, जितना टेम्परेचर यहाँ चेंज हो रहा है उतना ही टेम्परेचर यहाँ भी चेंज हो रहा है, तो क्या मैंने यहाँ और यहाँ पर बराबर हीट प्रोवाइड की है? नो सर, नहीं होगी। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है एक हॉलो ऑब्जेक्ट का, कहाँ ज्यादा हीट लगी होगी? मतलब कहाँ पर मटेरियल ज्यादा है? सॉलिड तो ऑब्वियसली आपने हीट अलग अलग दी होगी। तो ये क्वेश्चंस में ब्लफ होता है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा के कही जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है, दे आर हीटेड, बोथ आर हीटेड फॉर द सेम टेम्परेचर, ये मेरा क्वेश्चन है, और मैं उस बेस पे कह रहा हूं कि डेल्टा R1 बराबर डेल्टा R2। क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, अगर मैं कहूं कि बोथ आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, अब बताइए, इफ बोथ आर गिवन द सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो अब डेल्टा टी सेम नहीं आएगा। कॉमन सेंस लगाइए, सॉलिड वाला कॉपर भारी होगा और हॉलो वाला कॉपर हल्का होगा, भारी चीज को भी वही उतनी हीट दे रहे हो, हल्की चीज को भी उतनी ही हीट दोगे, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा? स्फेरिकल शेल का। स्फेरिकल का शेल वाले, शेल। और जिसकी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगी उसकी रेडियस ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। यस सर। तो थर्मल एक्सपेंशन हीट का फंक्शन है या फिर टेम्परेचर चेंज का फंक्शन है? अब आप दोनों सुनने में एक ही लगते हैं मेरे को, यार दोनों का मतलब तो एक ही निकलता है। सर हीट का
नहीं भैया, थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर का फंक्शन हुआ सर। देखिए, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है हम आइस को हीट करते हैं, मेल्ट हो जाता है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको थर्मल एक्सपेंशन कहोगे? मेल्टिंग ऑफ आइस, इज इट थर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस? नो सर। No, नो sir. सर, चेंज ऑफ फेज। लेकिन फेस चेंज। एक मिनट, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ा ना, क्योंकि आइस सॉलिड होती है, लिक्विड, पानी का वॉल्यूम आइस से ज्यादा होगा या कम होगा, जो भी है, क्योंकि मास कंजर्व होगा, वॉल्यूम नहीं कंजर्व होगा, तो वॉल्यूम बदला। बट क्या वो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदलने या जो थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना उस वजह से बदला है, या पूरा पूरा मैटर ही चेंज हो गया हमारा, सॉलिड से पूरा लिक्विड में हो गया, और ये सब कुछ तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है ना? टेम्परेचर कहाँ बदला इसमें? Yes, sir. यस लेकिन फिर भी वॉल्यूम चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदल गई। सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी फर्क होती है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अलग अलग है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थर्मल एक्सपेंशन का प्राइमरी कॉज मॉलिक्यूलर सेपरेशन है। प्राइमरी कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन मॉलिक्यूलर सेपरेशन। सेकेंडरी कॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हो। हीट तो बिल्कुल आखिरी में जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट देते हैं हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलता, बट गैस एक्सपैंड होती है। चलिए, तो ये कैविटी वाला कंसेप्ट को ध्यान से रखना कि कैविटीज अगर है तो भी उनका एक्सपेंशन वैसे ही होना है, और बाकी लास्ट में, और ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए, लास्ट में डेंसिटी भी बदलेगी, क्योंकि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी चेंज होनी चाहिए। बट यूजुअली ये कहा जाता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो डेंसिटी में चेंज आएगा, चेंज इन द डेंसिटी, वो हमेशा माइनस में चलता है। माइनस टाइम्स ऑफ रो इंटू, यहाँ 3 अल्फा लगाते हैं, डेंसिटी में भी 3 अल्फा लगाते हो, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वही कोफिशिएंट ऑफ डेंसिटी एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। बट माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जब वॉल्यूम बढ़ेगी और मास कंजर्व होगा तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाती है। और ये कॉमन फिनोमेना है, इवन फॉर गैसेस भी बोला जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल कब बिहेव करती है। गैसेस स्टेट में आप पढ़ते होंगे कि यूजुअली हाई टेम्परेचर पर जो गैसेस होती हैं, लो प्रेशर वाला। तो क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर डेंसिटी बहुत कम होगी। डेंसिटी कम होने का मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी नहीं, और यही हमको चाहिए था, इंटरमॉलिक्यूलर, यही चीज आइडियल गैस में होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल की तरीके से काम करती है। तो इससे भी याद कर सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर डेंसिटी बहुत लो हो जाती है। माइनस का कंसेप्ट है इसमें, फॉर सॉलिड, फॉर लिक्विड। गैसेस को भी अलग रखो, क्योंकि गैसेस में अलग कंसेप्ट लगते हैं। ये फॉर्मूला अगर गैसेस में लगाएंगे तो फंस जाओगे। इसीलिए गैसेस के लिए गैसेस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है, उनके अलग, उनकी स्टोरी पूरी अलग है। तो अब आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखना कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, मेजर, ये 4 चीजें चेंज हो रही हैं। और इन बेसिस पर आप, ये तो मैंने चेंज के फॉर्मूले लिखे हैं। वैसे अगर आप फाइनल लेंथ लिखना चाहो कहीं पर तो यू कैन राइट इट इनिशियल लेंथ प्लस जो चेंज आएगा उसमें, वो हम एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी कर सकते हैं। तो हम लोग को शायद ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आपको फेमिलियर होगा, 1 + अल्फा डेल्टा टी वाला।
इसी तरीके से फाइनल एरिया कहीं लिखना हो तो यू कैन राइट इट इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा, जिसमें बीटा इज 2 अल्फा। फाइनल वॉल्यूम कहीं लिखना होता है तो लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा। फाइनल डेंसिटी लिखनी हो कहीं पर, इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा। इनके भी न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट क्या है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि हीट करने से ये सब चीजें होती हैं, और इन सब चीजों के होने से क्या होता है, हीट करने से सॉलिड और लिक्विड को हीट करने पर ये सब चीजें होती हैं, मान लेते हैं कि होती होंगी। तो इनके होने से और क्या क्या होगा, मतलब किसी बॉडी को हीट किया, किसी सॉलिड को हीट कर दिया, उसकी साइज बदल गई, उसका लेंथ बदल गया, एरिया बदल गया, सब कुछ हो गया। तो इससे हमको क्या मिला, आई मीन तो इनकी एप्लीकेशंस होती है ना, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होती है, इनके एप्लीकेशन समझाए जाते हैं। लाइक इससे जो स्केल के रीडिंग्स होते हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि स्केल सॉलिड की बनाई जाती है, जितनी भी मेजरमेंट स्केल है वो सॉलिड की बनती है। तो अगर सॉलिड एक्सपैंड हो जाएगा तो स्केल एक्सपैंड कर जाएगी, स्केल एक्सपैंड कर जाएगी तो उससे जो मेजरमेंट होगी उसमें एरर आ जाएगी। लिक्विड्स के एक्सपैंड करने से और सॉलिड के एक्सपैंड करने से, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा होगा तो उसकी फ्लोटेशन और सबमर्ज वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। मतलब इसका इफेक्ट बॉयंसी के ऊपर पड़ेगा। तो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड चैप्टर्स कौन कौन से हुए, स्केल रीडिंग, इससे रिलेटेड चैप्टर आपका बॉयंसी बनेगा, बिकॉज बॉयंसी में सॉलिड और लिक्विड की ही बात होती है। मेनली ये दो चैप्टर्स, स्केल रीडिंग, बॉयंसी, और इसी से रिलेटेड आपका आता है तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग अगर किसी बर्तन में लिक्विड को गर्म करें, एक बर्तन ले उसमें लिक्विड डाल दे और गर्म करें, तो बर्तन भी एक्सपैंड होगा, लिक्विड भी एक्सपैंड होगा। तो जैसे क्वेश्चंस इस तरीके के बड़े आते हैं कि जैसे 10 लीटर के कंटेनर में 10 लीटर के कंटेनर में 6 लीटर हम लोगों ने मान लो मिल्क डाला और उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो फ्री स्पेस है 4 लीटर इसमें फ्री स्पेस है अभी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये फ्री स्पेस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि कंटेनर जो 10 लीटर का है वो एक्सपेंड होकर 12 लीटर बन सकता है। अंदर जो पानी है वो भी उसकी डेंसिटी बदल रही है, उसका डेंसिटी कम हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। तो कॉमन सेंस लगाओ ना अपना, लिक्विड डाइल्यूट हो रहा मतलब हल्का हो रहा है, पतला हो रहा है, लिक्विड पतला हो रहा है। 6 लीटर सोचिए, 6 लीटर छोड़ दो आप इसको, 6 किलोग्राम मान लो, तो 6 किलोग्राम का गाढ़ा लिक्विड और 6 किलोग्राम का पतला लिक्विड, कौन ज्यादा वॉल्यूम लेगा? क्या? पतला वाला। हाँ, एक किलो घी और 1 किलो मिल्क दोनों सेम वॉल्यूम लेते हैं। नो सर। नो सर। घी छोटे घी 1 किलो घी छोटे डब्बे में आता है, 1 किलो मिल्क बड़े डब्बे में मिलता है, हमको बड़े पैकेट में मिलते हैं, बिकॉज दोनों किलोग्राम्स में सेम है, लेकिन क्योंकि मिल्क पतला होता है तो वॉल्यूम ज्यादा देगा। तो आप जरा कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कि अगर हम कंटेनर को गर्म कर रहे हैं तो उसमें ये जो फ्री वाला स्पेस है, मतलब जहां पर एयर है, ये बढ़ेगा कि कम होगा? डिपेंड करेगा ना मिल्क और सॉलिड के ऊपर। प्रैक्टिकली लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, लिक्विड ही ज्यादा एक्सपैंड होते हैं। प्रैक्टिकली तो घटेगा सर। कम होगा सर। लिक्विड एक्सपैंड होते हैं, इसका मतलब लिक्विड पतले होते जा रहे हैं, पतला लिक्विड होगा, पतला लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम देगा। और कंटेनर भी एक्सपैंड होगा, लेकिन कंटेनर जितना एक्सपैंड होगा उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंशन लिक्विड का होगा।
फ्री स्पेस घट जाएगी। घटेगी, तो हाइट बढ़ जाएगी लिक्विड की कंटेनर में। लिक्विड की हाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चेंज इन फ्री स्पेस ऑफ कंटेनर, अभी ऑफ कंटेनर, और अगर वो फ्री स्पेस घटते घटते जीरो हो जाए, हम गर्म करें और फ्री स्पेस गायब हो जाए, बचे ही ना, तो वो लिक्विड ओवरफ्लो कर जाते हैं। मिल्क के साथ नॉर्मली ये होता है। गर्म करिए, गर्म करते करते पता चला बाहर गिर गया, ओवरफ्लो हो गया, जबकि जब रखा था मिल्क को तो आधा भगोना खाली था, फिर भी वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि फ्री स्पेस कम हो रही है इनमें। तो इसका मतलब जैसे हमने सॉलिड और कैविटी की बात की है कि सॉलिड के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी और सॉलिड सिमिलर कोफिशिएंट्स पर एक्सपेंड होते हैं। क्या कंटेनर और लिक्विड भी सिमिलर कोफिशिएंट पर एक्सपेंड हो रहे हैं, या कंटेनर के रिलेटिवली लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं? मतलब एक तरीके से यहाँ रिलेटिव एक्सपेंशन है जी। मेन ये 3 क्वेश्चन, और एक चौथा क्वेश्चन जो इसके ऊपर कॉमन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, वो होता है पेंडुलम के ऊपर। पेंडुलम के टाइम पीरियड्स में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पेंडुलम के टाइम पीरियड में लेंथ का टर्म बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, उससे जो घड़ी होती है वो स्लो या फास्ट हो जाती है। और इन सब के अलावा न्यूमेरिकल में जो 5वां एप्लीकेशन हम लोग करेंगे वो ये कि मैकेनिक्स में, स्पेशली सॉलिड मैकेनिक्स में, रोटेशनल मैकेनिक्स में, अगर किसी बॉडी की ज्योमेट्रिकल डायमेंशन बदल जाएंगी और मास कंजर्व रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदल जाएगा। अगर मान ले कोई सॉलिड बॉडी रोटेट हो रही है, एक सॉलिड है जो रोटेट कर रहा है, और किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस सॉलिड बॉडी की जो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम है, सब बदल जाता है। तो जितने भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पढ़े हैं किसी भी मटेरियल का, उनमें मास का भी टर्म आता है, तो साथ में लेंथ और रेडियस का भी टर्म आता है। तो थर्मल एक्सपेंशन अगर लेंथ और रेडियस को चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब थर्मल एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बदल सकता है। और अगर एक रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेम्परेचर की वजह से बदल रहा है, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि आई इंटू ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हीट करने से हुआ है, टॉर्क लगाने से नहीं हुआ है। हीट करने से अगर लेंथ बढ़ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, और हमने टॉर्क इन्वॉल्व नहीं किया इसमें, तो टॉर्क की एब्सेंस में हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो अगर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लेंथ बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, यानी ये रोटेशनल स्पीड को स्लो कर सकते हैं। चेंज इन रोटेशनल स्पीड्स ट्रांसलेटरी मोशन में फर्क नहीं डालेंगे ये, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में ये सब नहीं होता। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अब ये करेंगे कल न्यूमेरिकल, Yes, sir. आज नहीं, कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।